हाय एवरीवन, दिस इज केशव। आई एम करंटली स्टडिंग एट गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि क्लैट में 1 महीना बाकी है और काफ़ी सारे लोगों का मैसेज आया था कि भैया हमारी हेल्प कर दो, स्ट्रैटेजी बता दो। मुझे पता है कि आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए इस वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, जल्दी से बात करते हैं। मैं इस वीडियो में ये नहीं बताऊँगा आपको क्या करना है, मैं इस वीडियो में ये बताऊँगा कि आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहली चीज़, टाइम लिमिटेड है, कम नहीं है, तो आपको स्ट्रैटेजाइज ढंग से करना है। आपका आने वाला 1 महीना पूरा प्लान होना चाहिए। आपको आपकी वीक पॉइंट पता होने चाहिए, आपको आपकी स्ट्रेंथ्स पता होनी चाहिए, आपको अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ्स पे ही खेलना है। और इसीलिए जो पहली चीज़ आपको नहीं करनी है वो है कि आपको रीडिंग स्पीड अब इस पॉइंट ऑफ टाइम से इम्प्रूव नहीं करनी है। अगर आप 10-12 महीने से पढ़ रहे हो और अपनी रीडिंग स्पीड जितनी इम्प्रूव कर ली, दैट इज़ इट। ये अगर आपने अभी भी स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन करना और अभी तक जैसे पढ़ते आ रहे हो वैसे ही पढ़ लो। अब योर स्पीड ऑफ रीडिंग शुड नॉट बी योर मेन फोकस। अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए कॉम्प्रीहेंशन। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप तेज पढ़ के कुछ नहीं उखाड़ोगे। तो रीडिंग स्पीड इज नॉट रेलिवेंट, कॉम्प्रीहेंशन समझना इज मोर इंपॉर्टेंट। आप धीरे पढ़ लो, उसमें कोई इशू नहीं है। आप क्लैट के एग्जाम में भी धीरे पढ़ लो। लोग बोलते हैं फास्ट पढ़ना, ऐसा नहीं होता। आपको एट द एंड ऑफ द डे ये समझ में आना चाहिए कि वहाँ लिखा क्या है। अगर आपको ये नहीं पता कि वहाँ लिखा हुआ क्या है तो आप क्या करोगे तेज पढ़ के। इसीलिए आपको तेज नहीं पढ़ना है, आपको समझ के पढ़ना है। एक चीज मैं बता दूं, ये उन लोगों के लिए जो काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं प्रेप को लेके और फालतू अलग अलग चीजें पे फोकस करते हैं। दैट इज नॉट रेलेवेंट टू योर प्रिपरेशन एट ऑल। मैं मेरा केस बताता हूँ। एक टेक्निक होती है दैट इज कॉल्ड सब वोकलाइजेशन। जनरली आपने नोटिस करा होगा, तभी भी आप पढ़ते हो ना तो आप मन में उन वर्ड्स को बारी बारी बोलते हो। दैट इज कॉल्ड सब वोकलाइजेशन और 90% लोग ये चीज करते हैं। अब मैंने किसी बेवकूफ की एक वीडियो देख ली थी, वो बंदा जीमैट का बता रहा था। वो बोल रहा था कि यू शुड अवॉइड डूइंग सब वोकलाइजेशन, इससे आपकी रीडिंग 3x हो जाएगी। मुझे उस टाइम लगा यार क्या खतरनाक टेक्निक है कि सब वोकलाइजेशन अगर मैं अवॉइड कर दूंगा, मतलब बेसिकली जो मन में शब्दों को बोल रहे हो, अगर आप उसको ना बोल के सिर्फ ग्लांस करके टेक्स्ट का मतलब बना लोगे तो जो उन शब्द को बोलने पे टाइम बच रहा था आपका वो नहीं लगेगा, उससे आप टाइम बचा रहे हो। तो बेसिकली आपकी रीडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, 3 गुना बढ़ जाएगी। ये होता है सब वोकलाइजेशन को रिमूव करना। मैंने, अब मानोगे नहीं, 3-4 महीने लगा दिए सब वोकलाइजेशन को रिमूव करने के लिए, लेकिन घंटा कोई इफेक्ट पड़ा मेरी रीडिंग स्पीड को, उल्टा ये काउंटर बेनिफिशियल हो गया। मैंने ये स्टार्टिंग में ये सोचा था कि मुझे एक एज मिल जाएगी लोगों पे कि दिस इज़ अ हाईली एडवांस टेक्निक। अगर मैं ये कर लूँगा, मैं 3-4 महीने लगा के इस टेक्निक को यूज़ कर लूँगा तो मैं एक स्टेप लोगों से आगे हो जाऊँगा। ये टेक्निक एडवांस इसीलिए ही है क्योंकि ये टेक्निक बनी ही नहीं है जो जस्ट अभी हाई स्कूल से निकले। अभी तक हम लोग अंडर ग्रेड भी नहीं हुए। तो ये टेक्निक यूज़ करना, जिस टेक्निक को PhD लेवल लोग यूज़ करते हैं, कोई सेंस नहीं बनाता। और मैंने भी 3-4 महीने बहुत कोशिश करी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एंड दैट ब्रिंग्स टू माई थर्ड पॉइंट, दैट इज कि ये जो एक्स्ट्रा एज होती है ना, इसके पीछे पूरी जनता भागती है। ये एक्स्ट्रा एज सबसे कुत्ती चीज होती है और इसी एक्स्ट्रा एज ने मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब करा था। मैं ये सोचने लग गया था कि जीके में एक्स्ट्रा सोर्स कहाँ से करूँ, एक अलग कंपेंडियम पढ़ लेता हूँ, एक अलग सोर्स रेफर कर लेता हूँ कि लोगों से एक्स्ट्रा एज कहाँ से मिलेगी। क्वांट्स में भी कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कर लूंगा, हाईली एडवांस क्वेश्चन कर लूंगा, लोगों से एज मिल जाएगी कि कल को वो क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो फिर वो क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा। अब आप ही मुझे एक बात बताओ, क्या बेटर है, अलग अलग सोर्स रेफर करना और उलझ जाना, या फिर 3-4 सोर्स को कस के पकड़ना और उनको बार बार रिवाइज करना। ये आंसर्स हमेशा, मैं कभी एक बार नहीं बोल रहा, ये आंसर्स जो होते हैं ना, जिन जिन छोटी छोटी चीज़ों में हम फंस जाते हैं, ये आंसर्स हमेशा ऑब्वियस होते हैं। हमेशा आंसर आपकी आंख के सामने होगा, आपको दिखेगा नहीं। हम अपनी प्रिपरेशन में कभी एक बार इतना घुस जाते हैं कि हम लोग जो चीज़ मैटर करती है उसके बारे में सोचते ही नहीं है। हम लोग छोटी छोटी चीज़ पे फोकस करने लग जाते हैं जिनका कोई रेलेवेंस भी नहीं होता बाद में जाके। जो उन मेन चीज़ में कमांड बना लेगा ना, उन्हीं का ही एनालिस्ट निकलता है। छोटी छोटी चीज़ पे कोई टॉपर नहीं भागता। मैं अभी आपको गारंटी देता हूँ, अब अंडर 50 किसी भी बंदे से पूछ लो कि वो फैक्टोरियल का क्वेश्चन कर सकता है, उसको ये भी पता है कि फैक्टोरियल क्या होता है, तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि रेलेवेंट भी नहीं है। लेकिन मैंने पढ़ा था और मैं बेवकूफ़ था। और इसीलिए अब कंपटीशन के चक्कर में कि मुझे उस बंदे से ज़्यादा लाना है, मुझे बेस्ट स्कोर करना है, आप छोटी छोटी चीज़ पे फोकस करते हो। मैं अभी आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको हर किसी ने बोला, आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने, आपके मेंटर्स ने, सबने आपको एक बात बोली है कि आपका कंपेटिटर आप खुद ही हो। और ये चीज़ ऑब्वियस है, ये बात आपको भी पता है कि आपका कंपेटिटर खुद ही हो, तो आप सामने वाले से जाके क्यों लड़ रहे हो। आपको उन टॉपर्स से ज़्यादा, जो आपके बैच में ज़्यादा ला रहे हैं, आपको उनसे ज़्यादा लाना ही नहीं है। आपको आपके पहले वाले मॉक से बस 1 नंबर ज़्यादा लाना है। 10 मॉक के बाद तब आपने 10 मॉक दे दिए तो आपके 10 नंबर बढ़ने चाहिए। दैट इज़ ऑल दैट यू नीड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ,
कि मुझे किसी गधे ने एक बात बोली थी कि तब लास्ट के 15 दिन बाकी हो ना तो मॉक देना बंद कर दो। मैं उनका इंटेंशन समझ रहा हूँ कि उनका इंटेंशन क्या था कि लास्ट के 15 दिन में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपका किसी भी मॉक में, एक भी मॉक में स्कोर कम आ जाए तो आपको कॉन्फिडेंस सीधा डाउन होता है। इसीलिए मैंने लिटरली मेरे एंड के 15 दिन में मॉक देना बंद कर दिया था। मैंने मॉक नहीं दिए थे। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, इससे बकवास एडवाइस अगर आपको किसी ने बता दी जिंदगी में कभी, तो आप मुझे बताना। एंड के टाइम में तो सबसे ज़्यादा नीड होती है मॉक्स देने की। देखो कितनी ऑब्वियस सी बात है, और काश मुझे कोई एडवाइस देता था। अगर आपको लग रहा है कि आपके मॉक में नंबर कम आएंगे और उसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा, तो सीधी सी बात है, मॉक तो दो एटलीस्ट, उसको कैलकुलेट मत करो। आपको जो पैटर्न बना है इतने मॉक्स देने के बाद वो टूट ना जाए 15 दिन में, सारी मेहनत तो वेस्ट। तो इसीलिए आप एक मेंटर ढूंढो जिसको आप कंप्लीटली ट्रस्ट करते हो, जो आपको लगता है कि वो आपको गलत एडवाइस नहीं देगा। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी प्रिपरेशन के 3-4 महीने बाकी थे, मतलब क्लैट में 3-4 महीने बाकी थे। तब मैंने किसी सीनियर को कॉन्टैक्ट करा था। ही इज़ करेंटली इन नालसार। उनकी 120 रैंक समथिंग आई थी। मुझे कोई एक स्ट्रैटेजी से रिलेटेड डाउट था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत लोगों से कंसल्ट कर चुका था। तो हुआ क्या, जैसे ही मैंने इनको कॉल लगाया, इनसे बात करी, इन्होंने सबसे पहले मुझे ये चीज़ बोली कि केशव तू कितने लोगों से कंसल्ट कर रहा है। तो मैंने बोला मैं 4-5 लोगों से कंसल्ट कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे बात बोली कि केशव तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। दैट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट मिस्टेक एनीवन कैन एवर डू। अब सपोज आपने 2 मेंटर को पिक करा, आपको लगता है कि दोनों आपको सही एडवाइस देते हैं, आप दोनों को कंप्लीटली ट्रस्ट भी करते हो। अब आप किसकी बात सुनोगे, क्योंकि आप ट्रस्ट तो दोनों पे करते हो। इससे हो क्या रहा है, कन्फ्यूजन बढ़ रही है। मेरे साथ ये हुआ था, मैं बहुत कन्फ्यूज हो गया था लास्ट के 4-5 महीने में कि ये स्ट्रैटेजी फॉलो करूँ या ये स्ट्रैटेजी फॉलो करूँ। वही छोटी छोटी चीज़ें सोचने लग गया था। उन्होंने भी मुझे बोला कि ये चीज़ मैटर नहीं करती, इसीलिए सिर्फ एक ही मेंटर पकड़ना है। 2 भी नहीं कह रहा, 2 भी स्ट्रिक्टली अगेंस्ट है। इंस्टेड ऑफ पिकिंग 2 मेंटर्स, आप एक भी मत पकड़ो, लेकिन 2 नहीं पकड़ना। एटलीस्ट आपको कंफ्यूजन तो नहीं होगी। तो अब लास्ट के 1 महीने बाकी है, सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। इंस्टाग्राम मैंने 10th में डिलीट कर दिया था, फेसबुक, ट्विटर, इन सबसे दूर रहना है। यूट्यूब आपको तभी यूज़ करना है व्हेन इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। कुछ पढ़ रहे हो आप या कुछ चीज़ सीख रहे हो तो ही उसको यूज़ करना है। मॉक आपको रोज़ देना है, चाहे आप प्रिपरेशन अभी स्टार्ट क्यों ना कर रहे हो, रोज़ मॉक देना है। ये मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को आपको रोज़ करना है। जीके तो है ही, जीके भी आपको रोज़ करनी है। अब स्ट्रैटेजी बना लो कि आपको एक्शन में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। ट्रीट योर मॉक कि वो एक्चुअल क्लैट का पेपर हो। अभी से डिसाइड कर लो कि कौन सा सेक्शन फर्स्ट दोगे, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड, कौन सा फोर्थ और कौन सा फिफ्थ। 10 दिन पहले गधों की तरह मत सोचना कि यार ये सेक्शन मुझे पसंद आ रहा है तो मैं इस सेक्शन को पहले दूंगा। ऐसा नहीं होता। अभी से आपकी स्ट्रैटेजी पूरी होनी चाहिए। प्रिपरेशन में सब कुछ कैलकुलेटेड होना चाहिए कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करोगे, या आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ना है, आपको ये चीज़ें नहीं आती है, आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है, आपकी ये स्ट्रेंथ्स है, आपकी ये वीकनेसेस है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। एवरीथिंग इज़ कैलकुलेटेड। कब, कैसे, क्या, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। बट आयरॉनिकली जब आप उस OMR शीट पे आपका आंसर मार्क कर रहे होगे, तो हमेशा ऑलवेज मार्क ऑन योर इंस्टिंक्ट। उस टाइम कैलकुलेटेड डिसीजन मत लेना। ऑलवेज फॉलो योर इंस्टिंक्ट व्हाइल मार्किंग द आंसर्स। ऑलवेज कैलकुलेशन आपकी प्रिपरेशन तक सीमित रख दो। इंस्टिंक्ट डेवलप करो। माइंडसेट इज रियली इंपॉर्टेंट। थिंक लाइक अ टॉपर। यू आर द बेस्ट। आपको किसी की नहीं सुननी, मेरी भी मत सुनो अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आई तो। लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, इन 1 महीने कुत्तों की तरह पढ़ना है, जी जान लगा देनी है। एंड ऑलवेज एम फॉर द बेस्ट।